हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का अपने ओन यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टे पेन फ्री एंड हेल्थी और मैं हूं डॉक्टर ज्योति। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग बच्चा पैदा होते से रोता क्यों है और उसको रुलाना क्यों ज़रूरी होता है। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर कर लीजिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, पसंद आए तो एक लाइक दे देना और प्लीज़ ज़्यादा से लोगों से शेयर करना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जब बच्चा जो है मदर के गर्भ में होता है, माँ के गर्भ में होता है, तो वो सांस कहाँ से लेता है। सबसे पहले क्वेश्चन तो ये राइज होता है। तो बच्चा अगर मदर के जब गर्भ में होता है तो वो सांस लेता है अम्बिलिकल कॉर्ड से। उसको जितना भी न्यूट्रिशन वगैरह, जितना भी उसको खाना पीना सब चलता है, वो सब प्लेसेंटा और गर्भनाल से होता है। तो जो सांस वो लेता है तो वो प्लेसेंटा और जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है जो मदर से बेबी से अटैच करती है, वहाँ से वो सांस लेता है। जैसे ही मदर ऑक्सीजन लेती है तो ऑब्वियसली वो अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू बच्चे तक जाता है, और जो बच्चा जब एक्सक्रीट करता है कार्बन डाइऑक्साइड तो वो मदर के थ्रू एनवायरनमेंट में एक्सक्रीट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये इसका जो सांस लेने का प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो जब बच्चा पेट में होता है तो ऑब्वियसली उसका हम लोग सब सांस कैसे लेते हैं, लंग्स के थ्रू, ठीक है। नोज से इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं मुंह से। तो जब बच्चा पेट माँ के गर्भ में होता है, पेट में होता है, तो क्या होता है, जो उसके लंग्स होते हैं वो सबसे एंड में जाके मैच्योर होते हैं, ठीक है। आप मानिए 37 वीक्स तक आराम से मैच्योर होते हैं। तो इस समय क्या होता है, जब बच्चा क्या, जैसे डिलीवरी का टाइम जब आता है तो बेबी को सांस लेने के लिए जो लंग्स का डेवलपमेंट होता है वो बढ़ता जाता है। मतलब जैसे जैसे आफ्टर, मतलब सोचिए आप 37 वीक के आसपास जो उसके लंग हैं काफ़ी हद तक मैच्योर होते हैं और एकदम एंड, मतलब सारे ऑर्गन्स का डेवलपमेंट अच्छे से हो जाता है, बट जो लंग्स हैं वो एकदम एंड में जाके मैच्योर होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही डिलीवरी डेट नज़दीक आती है और जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है तो क्या होता है, उसको एक थपकी देके रुलाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो थपकी देके नहीं रो रहा है तो उसको किसी भी तरीके से मसाज टेक्निक्स के तरीके से उसको रुलाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो फर्स्ट क्राई होता है वो बेबी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करेंगे ऐसा क्यों होता है, उसको रुलाना, बेबी को जो है रुलाना क्यों ज़रूरी होता है। क्योंकि जब बेबी मदर के वोम में होता है, जब गर्भ में होता है, तो क्या होता है, उसके जितने भी उसके लंग्स के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड इकट्ठा होता है, ठीक है। जब बेबी रोएगा, जैसे बच्चा जब पैदा हुआ तो जब रोता है बहुत ज़ोर से, तो वो एक तरीके का रोना नहीं है, वो एक तरीके का सांस लेना है। जब बच्चा फर्स्ट ब्रीदिंग, जो उसकी फर्स्ट गोल्डन टाइम होता है, उस टाइम वो ब्रीद इन करता है, तो वो जब बहुत ज़ोर से रोता है तो उसके अंदर से जितना भी एमनियोटिक फ्लूइड है वो बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर खुद से नहीं कर रहा है तो उसको किसी भी तरीके की मसाज टेक्निक देके या सक्शनिंग ट्यूब से या सक्शनिंग पंप से उसके अंदर जितना भी एमनियोटिक फ्लूइड है वो बहुत ज़्यादा निकालना ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर बच्चे के अंदर से एमनियोटिक फ्लूइड नहीं निकाला तो उसको आगे जाके काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उसके साथ साथ अगर बच्चा रोता नहीं है, जब बच्चा रोता है तो उसके ब्रेन में और उसके शरीर में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन जाती है, ठीक है। ऑब्वियसली रोएगा तो उसके जितने भी ब्रेन में सबसे ज़्यादा इसका इन्वॉल्वमेंट रहता है, ब्रेन तक ऑक्सीजन जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर सोचिए बच्चा नहीं रोता है तो उसके ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं जाती है। जब ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं जाती है तो उसको एक कंडीशन हो जाती है जिसको कहते हैं एस्फेक्सिया नियोनेट्रम। तो इस कंडीशन में क्या होता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं। तो अगर बच्चा पैदा होते ही रोता नहीं है तो उसके ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं जा पाती है। जब ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं जा पाती तो ब्रेन के जितने टिश्यूज हैं वो डेड होने लगते हैं, ब्रेन डैमेज तक हो सकता है, मतलब दिमागी रूप से विकार पैदा हो सकता है, दिमाग विकसित नहीं हो सकता है। तो ये बेसिकली इसकी कंडीशन होती है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, एस्फेक्सिया नियोनेट्रम कंडीशन, बेबी पैदा होते कुछ कंडीशंस में क्यों नहीं रोता है। ऐसा इसलिए होता है या तो मदर को बार बार क्या बोलते स्टिल बर्थ हो रहा हो, इंट्रायूटेराइन डेथ हो रही हो, बच्चा पेट में ही मर जा रहा हो, उसकी वजह से ये इशू होता है। अगर मदर को बीपी हाई है, अगर मदर को शुगर है तो भी ये प्रॉब्लम होती है, बिकॉज अगर शुगर होती है तो उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा सिम्टम्स देखे जाते हैं, उसमें भी इंट्रायूटेराइन डेथ की संभावना थोड़ी सी रहती है। इसलिए प्रायर टू कंसीव एक बार डॉक्टर से सारी तरीके के कंसल्ट आपको ले लेने चाहिए, ठीक है। अगर बच्चे का पेट में किसी तरीके का एबनॉर्मल फीटल प्रेजेंटेशन रहता है, मतलब उसका जैसे ब्रीच हो गया या सिफेलिक कॉर्डल, कितने भी तरह के प्रेजेंटेशन होते हैं, बट अगर बच्चे की अपनी पोजीशन चेंज है, उसका प्रेजेंटेशन अगर अलग है, गलत है, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर माँ जो है अल्कोहल करती है तो बच्चे को फीटल अल्कोहलिक सिंड्रोम भी हो सकता है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें बच्चे में इस तरीके के एस्फेक्सिया नियोनेट्रम टाइप की कंडीशन होती है।
तो अब हम लोग बात करेंगे बच्चे के लिए स्टार्टिंग का टाइम कैसे इंपॉर्टेंट होता है। मतलब कुछ बेबीज तो ऐसे होते हैं, अगर रोते नहीं है तो, अगर चलिए फर्स्ट मिनट नहीं रोते, सेकंड मिनट तो उनका रोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर फर्स्ट मिनट नहीं रोते हैं तो कोई बात नहीं, उनके लिम्ब मूवमेंट्स अच्छे से कर रहे हो तो वो नॉर्मल रहते हैं, पिंकिश कलर के रहते हैं, तो कोई इशू नहीं है। वो सेकंड मिनट में आराम से रोके, थोड़ा लेट भी क्राई करते हैं, ऐसा नहीं है, बट सेकंड मिनट तक क्राई कर लेना चाहिए बेबी को। बट कुछ बच्चे जो होते हैं वो क्राई भी नहीं करते, उनकी स्किन ब्लूइश हो जाती है, साइनोसिस हो जाता है, उनके लिम्ब मूवमेंट भी नहीं रहते। उस कंडीशन में थोड़ा सा सिवियरिटी ऑब्वियसली डॉक्टर को दिखानी पड़ती है, थोड़ा सा उसके लिए प्रॉब्लम वाली बात होती है अगर बच्चों को इस तरीके के सिम्टम्स आते हैं। ठीक है, हम लोग बात करेंगे स्टार्टिंग के मिनट्स बेबी के क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर सोचिए बच्चे ने स्टार्टिंग के 1 मिनट तक रोया नहीं, उसने ब्रीदिंग नहीं ली है, ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, थोड़ी देर में उसको वो रोएगा, सेकंड मिनट में रोएगा तो उसकी रिकवरी आराम से हो सकती है, उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर बच्चा 3 मिनट्स तक नहीं रोता है तो उसकी जो सेवियर टिश्यूज़ हैं ब्रेन के वो डैमेज हो सकते हैं, उसमें भी रिकवरी कैसे भी करके थोड़ी बहुत हो सकती है। सोचिए अगर बच्चा 10 मिनट तक और 15 मिनट तक नहीं रोता तो उसकी डेथ भी हो सकती है, उसका ब्रेन भी डैमेज हो सकता है। ये प्रॉब्लम बेसिकली बहुत ज़्यादा होती है अगर बच्चा नहीं रोता है तो, अगर 15 या 10 मिनट तक, तो ये प्रॉब्लम थोड़ी सी सिवियर देखी गई है। इसलिए बेबी का बर्थ होने के बाद रोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर बच्चा आराम से रो रहा है तो कोई इशू नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, उसका आप ये समझ लीजिए उसका लंग्स अच्छे से काम कर रहे हैं और उसको कोई इशू नहीं होने वाला है आगे जाके, और आराम से उसका ब्रीदिंग पैटर्न नॉर्मल है। ठीक है, और सोचिए रोना ही क्यों ज़रूरी है, बच्चा हंस के भी तो ब्रीदिंग ले सकता है, बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब हम हंसते हैं, आपने खुद ऑब्जर्व करा होगा, तो हंसते तो हम छोटी छोटी लेंथ में स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्रीदिंग करते हैं, जैसे हंसेंगे तो इस तरीके से हंसते हैं, और जब रोते हैं तो एक लंबी उसमें सोचिए लेंथ वाइज होते हैं। तो जो रोने में जितना बच्चा प्रेशर से रोता है तो उसके एल्वुलाइज में, उसके लंग्स में जितना भी एमनियोटिक फ्लूइड भरा होता है वो एक्सक्रीट हो जाता है। ऑब्वियसली हंसेगा तो इतने तरीके से एक्सक्रीट नहीं हो पाएगा, तो ऑब्वियसली कुदरत भी है, कुदरत का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इस चीज़ में। तो जब बच्चा रोता है तो उसके अंदर, लंग्स के अंदर जितना भी एमनियोटिक फ्लूइड है वो सब एक्सक्रीट हो जाता है। दैट मीन्स उसका लंग क्लियर हो चुके हैं और वो ब्रीदिंग पैटर्न के लिए अपने रेडी हो चुके हैं, वो आराम से सांस ले सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ यही है, बच्चे की जो ब्रीदिंग है ऑब्वियसली मदर के डिलीवर करने के बाद ही, बेबी की डिलीवरी होने के बाद ही वो पहली सांस लेता है, और जो पहली सांस लेता है वो उसको या तो वो खुद ले लेता है, या तो उसको थपकी देके दिलाई जाती है, या वो सक्शनिंग के बाद लेता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चे का फर्स्ट ब्रीदिंग, फर्स्ट क्राई के साथ साथ। ठीक है, बट कुछ बच्चे जो होते हैं वो पैदा होने के बाद जो है रोते ही रहते हैं। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि हो सकता है उनको कुछ ब्रीदिंग काइंड ऑफ डिफ़िकल्टी हो रही है, तो उसके लिए ऑब्वियसली डॉक्टर्स आर देयर टू हेल्प। अब बात करेंगे मेकोनियम की। कभी कभी थोड़ा सा ब्रीदिंग लेने में बेबी को थोड़ा सा, मतलब थोड़ा इन द सेंस 1 मिनट तक वेट करना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है जब बेबी डिलीवर होने के साथ साथ पॉटी भी कर देता है, मेकोनियम भी कर देता है, तो मेकोनियम को क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, एल्स बेबी जो है उसको खा लेता है, डिसऑर्डर्स जो हैं हो सकते हैं। इसलिए सबसे पहले मेकोनियम को क्लियर करा जाता है, आफ्टर दैट बेबी को ब्रीदिंग के लिए फोर्स करा जाता है, और बेबी को जो है उसको थोड़ी असिस्ट करा जाता है ब्रीदिंग के लिए और क्राई करने के लिए। तो देखा, फर्स्ट क्राई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के लिए, क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो ये माँ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जब बेबी जैसे ही पैदा हुआ तो जो मदर को सबसे अच्छा एहसास होता है कि उसके बेबी की आवाज़ है, दैट मीन्स कि द बेबी इज़ देयर इन फ्रंट ऑफ यू। तो सबसे अच्छा एहसास तो ये होता है कि उसकी क्राई से मदर को पता लगता है कि बेबी इज़ सेफ एंड बेबी इज़ देयर इन फ्रंट ऑफ यू। तो आप आराम से उसको फील कर सकते हैं अनटिल अनलेस वो आपके ऑब्वियसली गोदी में नहीं आता है। तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि बेबी का जो फर्स्ट क्राई है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए बेबी को पैदा होने के बाद ऑब्वियसली रोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। होप ये जो सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक थम्स अप दे देना, ज़्यादा से लोगों से शेयर करना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप चाहते हैं मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, अगर आपको क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, दिस इज डॉक्टर ज्योति।